अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, तकरीबन दुनिया की हर आर्मी अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती है जिससे अपना दफ़ा किया जा सके, या ऐसा वेपन बनाती रहती है जिससे दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप भारी भरकम बजट लगाकर अपनी आर्मी के लिए हथियार बनाते हो, लेकिन वो दरअसल आर्मी के किसी काम का नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही यूज़लेस मिलिट्री थिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि आर्मी के वेपन्स में या आर्मी फ्लीट में अपनी जगह नहीं बना सके। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। VZ-1 पॉनी। दोस्तों, 50s में अमेरिका की हिलर एयरक्राफ्ट कंपनी ने एक ऐसा फ्लाइंग प्लेटफॉर्म बनाया था जो एक सोल्जर को कैरी करके हवा में ले जाता था ताकि सोल्जर आसानी से अपने हदफ को निशाना बना सके। ये व्हीकल सोल्जर को लिफ्ट करने के लिए डक्ट फैंस यूज़ करती थी और इसमें 44 हॉर्स पावर का नेल्सन H-59 इंजन लगा हुआ था। लेकिन इस उड़ने वाली गाड़ी में ना तो फिक्स्ड विंग्स थे और ना ही टेल रूटर था, तो इस गाड़ी को लेफ़्ट और राइट मोड़ने के लिए सोल्जर को अपनी बॉडी का वेट उसी साइड को शिफ्ट करना पड़ता था। अगरचे इस गाड़ी ने टेस्ट के दौरान अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अमेरिकन आर्मी ने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये क्राफ्ट स्पीड में बहुत स्लो था, बहुत छोटा और कॉम्बैट के लिए मौजूद नहीं था। सो इस तरह के सिर्फ 6 क्राफ्ट ही बन पाए जो कि प्रोटोटाइप थे। कुगल पैंजर जिसे स्फेरिकल टैंक भी कहते हैं, ये गेंदनुमा टैंक जर्मनी ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया था, जिसका वज़न 1.8 टन था और इसमें सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता था और ये टैंक 1 घंटे में सिर्फ 5 मील का सफ़र तय कर सकता था। बतौर टैंक ये एक नाकाम वेपन था क्योंकि इतना छोटा होने के बावजूद ना इसकी स्पीड थी और ना ही ज़्यादा फायर पावर थी। ताहम ये टैंक जर्मनी वेपन के मिस्टीरियस वेपन्स में से एक है क्योंकि इस वेपन से मुतल्लिक ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इस बाल टैंक से मुतल्लिक काफ़ी थ्योरीज बन चुकी हैं। जैसा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये टैंक बतौर जासूसी या लाइट रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और जर्मनी ने इसे जापान को दिया था और जापान से सोवियत ट्रूप्स ने इसे कैप्चर किया था। और ये कि ऐसे बहुत से मॉडल बनाए गए थे जिनमें से एक ही सरवाइव कर सका, जो कि इस वक्त रशिया के शहर मॉस्को में एक टैंक म्यूज़ियम में पड़ा है। वोमिट गन। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी गन का नाम सुना है कि जिसको किसी इंसान पर चलाया जाए तो वो इंसान फ़ौरन उल्टियाँ करना शुरू कर देगा? जी हाँ, ऐसी एक गन मौजूद है जिसे LED इनकैपेसिटेटर और वोमिट गन भी कहते हैं। ये एक ऐसी गन है जो फ्लैश लाइट की तरह डिज़ाइन की गई है, लेकिन असल में इस गन से मुख्तलिफ कलर की पल्सेस निकलती हैं जो इंसान के अंदरूनी दबाव का सबब बनती हैं, जिसके नतीजे में सर दर्द, कराहत, उल्टियाँ, चक्कर, चिड़चिड़ापन और धुंधला नज़र आने लगता है। 2007 में अमेरिका की IOS कंपनी को ये वेपन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो कि $8 लाख का था, ताकि बॉर्डर पेट्रोल और पुलिस इस वेपन को इस्तेमाल करके मुजरिमों को और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने वालों को ज़िंदा पकड़ सके। लेकिन इस गन में एक खामी थी, वो ये कि गन तभी काम करती थी जब आप एक फिक्स्ड एंगल से टारगेट की आंखों में इस गन की रेज मारेंगे, और ये तभी मुमकिन था जब आप भागते हुए मुजरिम से रिक्वेस्ट करें कि वो 2 मिनट के लिए पीछे देख ले। दूसरा, इस गन को बहुत सी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से क्रिटिसिज्म भी मिला, जिसके बाद ये गन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं दी गई। टेल सिटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा त्यारा देखा है जिसको टेक ऑफ और लैंड करने के लिए रनवे की ज़रूरत ना हो और जो अपनी टेल पर लैंड करता हो और टेल के ज़रिए ही टेक ऑफ करता हो? तो दोस्तों, 50s में जर्मनी ने एक ऐसा ही त्यारा बना लिया था जिसके लिए रनवे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और ये त्यारा अपनी दुम पर लैंड और इसी से टेक ऑफ कर सकता था। लेकिन ये प्रोग्राम जल्द ही कैंसिल कर दिया गया और रनवे के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बेहतर तरीके निकाल लिए गए, जैसा कि हैरियर जेट और V-22 ऑस्प्रे और टेल सिटर आइडिया स्मॉल ड्रोन्स के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, असल में टेल सिटर एयरक्राफ्ट के लिए मसला ये था कि इसमें पायलट को इस त्यारे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और विजिबिलिटी भी पुअर थी, खासकर लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान, और इस त्यारे को बहुत ज़्यादा
تھرسٹ کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ بوئنگ یال 1 2002 میں امریکہ نے اپنی ملٹری بوئنگ 747 جہاز کو ماڈیفائی کر کے اس میں ایک لیزر سسٹم ماؤنٹ کیا جسے کیمیکل آکسیجن آیوڈائن لیزر سسٹم کہتے ہیں۔ اس خاص قسم کے جہاز کا نام بوئنگ یال 1 ایئر بورن لیزر رکھا گیا۔ یال 1 جیٹ اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کو بوسٹ فیز کے دوران ہی تباہ کیا جا سکے۔ 2007 میں اس جہاز سے ایئر بورن ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا، لیکن یہ ٹیسٹ کامیاب نہ ہوا کیونکہ اس وقت لو پاور لیزر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پھر 2010 میں ہائی انرجی لیزر کے ساتھ اس کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا اور اس لیزر نے 2 دفعہ 2 میزائلز کو ہٹ کیا، لیکن یہ میزائل کلوز رینج میں ہٹ کیے گئے تھے۔ در حقیقت یہ لیزر زیادہ رینج پر کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی اور زیادہ رینج والی یا زیادہ پاورفل لیزر بنانے کے لیے زیادہ فنڈز کی ضرورت تھی اور یہ پروجیکٹ پہلے ہی $5 بلین کھا چکا تھا۔ مزید فنڈز مانگنے پر امریکن ایئر فورس نے انکار کر دیا اور یہ پروجیکٹ سرے سے بند کر دیا گیا، اور اس وقت یہ لیزر بورن والا جہاز طیاروں کے گریو یارڈ میں کھڑا ہے۔ ہیفنر روٹا بگی ورلڈ وار 2 کے دوران برطانیہ نے ایک روٹر پر مشتمل اڑنے والی جیپ بنائی جس کا نام ہیفنر روٹا بگی تھا۔ اس جیپ میں روٹر کے ساتھ ساتھ ٹیل فیئرنگ اور فنز بھی لگائے گئے تھے۔ دراصل راؤل ہیفنر کا آئیڈیا تھا کہ ملٹری وہیکل کو جنگی میدان میں جلد از جلد پہنچانے کے لیے ان پر روٹر کائٹ لگا کر انہیں جلد سے جلد کامبیٹ زون میں پہنچا دیا جائے، اس لیے جیپ کو موڈیفائی کیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس جیپ کو ہوا میں اڑانے کے لیے اسے پہلے کسی دوسری تیز ترین وہیکل کے ساتھ ٹو کرنا پڑتا تھا۔ پہلے اسے ڈائمنڈ ٹی لوری کے ساتھ ٹو کیا گیا، لیکن یہ لوری اتنی سپیڈ نہیں پکڑ سکی کہ جیپ ہوا میں اڑ پائے۔ پھر اگلے ٹیسٹ میں اسے سپر چارج بینٹلی کار کے ساتھ ٹو کیا گیا اور یہ ٹیسٹ کامیاب ہو گیا۔ اس سے اگلے ٹیسٹوں میں اس گاڑی کو ہوا میں اڑانے کے لیے وائٹلی بومبر ایئر کرافٹ سے ٹو کر کے اڑایا گیا۔ ان ٹیسٹ میں اس فلائنگ جیپ نے 113 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے فلائی کیا۔ تاہم جیپ کو اڑا کر کامبیٹ زون تک لے جانے والا آئیڈیا تب فلاپ ہو گیا جب ملٹری گلائیڈر میدان میں آئے، جو کہ ایک ساتھ بھاری بھرکم فوجی گاڑیاں کیری کر کے دور دراز کامبیٹ زون تک لے جا سکتے تھے۔ لیکن دوستو، کچھ آئیڈیاز کبھی نہیں مرتے، جیسا کہ فلائنگ کار والا آئیڈیا۔ تو دوستو، آپ کو ان میں سے کون سی ملٹری تھنگز سب سے زیادہ پسند آئی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔